नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र पे। और आपके सामने सुपर 50 की थर्ड कड़ी में आपको 50 क्वेश्चनों के समूह को फिर से अवगत कराने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसमें कंटेंट को बहुत ही बखूबी तरीके से इंक्लूड किया गया है, तो लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना समय के गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा की बात किया जाए तो यह उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में 2-3 दर्रे और हैं, जैसे माना और नीति। माना और नीति दर्रा भी उत्तराखंड का ही दर्रा है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य या रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के संपादक माधवाचार्य थे। इसी प्रकार निम्न का डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। जैसे उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख और ट्रायल और मलंगा। इन सभी पार्ट्सों को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिएगा। देख लेते हैं। द्वैतवाद के संपादक माधवाचार्य थे, जो ब्रह्म समुदाय के अनुदायी थे। उसी प्रकार द्वैतवाद के निम्बकाचार्य थे, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे और अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे। क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर आलम किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर आलम की बात किया जा रहा है। बोल रहे हैं शाहजहां से, औरंगजेब के, अकबर के या जहांगीर के। तो मंसूर आलम की बात की जाए तो जहांगीर के काल में, जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उड़ीसा में। सिमलीपाल जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन को आप थोड़ा सा देख लीजिए। जहांगीर के शासनकाल को मुगल शासन का चरमोत्कर्ष पर था और उनके प्रमुख जो चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, आगा राजा, अबुल हसन और मोहम्मद नासिर। आप इसको भी नोट करते चलिएगा। जो भी पॉइंट आपको नोट करने लायक है उसे हमने अलग से इंक्लूड कर दिया गया है और आपको बेहतर बनाने की कोशिश किया गया है। चलिए, सिमलीपाल जैव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। उसी प्रकार नीलगढ़ी तमिलनाडु में, नंदा देवी उत्तराखंड में, मानस असम में और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, चाइना या थाईलैंड। तो स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। और इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या राधाकृष्णन। तो जो संचालन समिति थी भारतीय संविधान सभा की, उसके जो हेड थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसी प्रकार प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। थोड़ा सा आप इसके डिस्क्रिप्शन पर देख लेते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को, पूर्व का मोती श्रीलंका को और एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। इसी प्रकार संविधान सभा के संचालन समिति को तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अन्य समितियों के बारे में, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1919 में, 1935 में, 1892 में या 1909 में। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी 1892 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी और इस पर बजट पर विचार विमर्श करने की शक्ति दी गई थी। इसी प्रकार अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ चलते हैं। और केंद्र और राज्य के संबंध में किस विषय पर एम पूंछी आयोग, इसको पूंछी आयोग कर लीजिएगा, पूंछी आयोग का गठन किया गया था? कब किया गया था? 2008 में, 2010 में, 2007 में या 2002 में।
तो पुंछी आयोग का जो गठन किया गया था 2007 में किया गया था, और अन्य केंद्र राज्य संबंधों की समितियों को हम डिस्क्रिप्शन वीडियो में दे चुके हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश? तो ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है वह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। शुद्ध अरबी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? इल्तुतमिश के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा, बलवन के द्वारा या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा? तो शुद्ध अरबी के जो सिक्के थे वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। इसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन वीडियो आपके सामने है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है और इसके भालू, तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क को वर्ष 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचित किया गया था। उसी प्रकार पुंछी का आयोग का गठन 2007 में किया गया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत किया था। केंद्र राज्य संबंधों पर कुछ समितियां निम्न प्रकार हैं: प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 में, राजमन्नार आयोग 1969 में और सरकारिया आयोग 1983 में, जिसमें सरकारिया आयोग सर्वाधिक विवादित रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दशावतार मंदिर की बात किया जा रहा है किस काल में से संबंधित है? तो दशावतार मंदिर की बात किया जाए तो दिया है मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल या इनमें से कोई नहीं। दशावतार मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। और निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने खुद को सम्राट कहा था? भाब्रू शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख, कलशी शिलालेख या मस्की शिलालेख? भाब्रू शिलालेख में अशोक ने खुद को सम्राट कहा था और यह ब्राह्मणों के विरुद्ध, ब्राह्मणों को संबोधन करके इसमें कहा गया था। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक ऊन है? देखिएगा, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। राजस्थान है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है या लद्दाख है? तो उत्तराखंड और लद्दाख, तो इसमें राजस्थान राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक, चलिए डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। तो भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है और यहाँ भेड़ पालन, ऊँट पालन बल्कि राज्यों की तुलना में सबसे अधिक होता है। राज्य का हर साल 15 मिलियन टन ऊन का उत्पादन होता है और यहाँ कई प्रकार की नस्लों की भेड़ें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और 15 पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अयस्क में लौह अयस्क की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? लौह अयस्क की बात की जा रही है, यानी लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है किस अयस्क में? तो हेमेटाइट, मोराडाइट, लिग्नेटाइट या मेग्राटाइट? मेग्रेटाइट में लौह अयस्क की मात्रा लगभग 70% तक पाई जाती है। इसी प्रकार तक हेमेटाइट में 60 से 40% तक की मात्रा पाई जाती है। लिग्नेटाइट में 50% तक की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दूधधारा जलप्रपात किस नदी के तट पर अवस्थित है या किस नदी पर है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी? दूधधारा जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। नर्मदा नदी के तट पर अ, नर्मदा नदी के तट पर 2-3 और हैं, तो उनको भी याद रख लीजिए। सरदार सरोवर, महात्मा गांधी इत्यादि। 17वां क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को या प्रधानमंत्री को? इसमें एक ऑप्शन अधिक हो गया है, तो आप देख लीजिएगा। तो लोक लेखा जो समिति है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। लोक लेखा समिति की बात किया जाए तब। इसी प्रकार देखिए, दूधधारा, कपिलधारा, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में राजस्थान नर्मदा नदी के पर स्थित हैं। यह आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। और अगले क्वेश्चन की तरफ, जो मेगाटाइट के बारे में हमने आपको बता चुके हैं। अब बायोलॉजी से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 16, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलन ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने या केल्विन ने? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने किया था, जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता के लिए, बलात्कारी का पता लगाने के लिए, चोर के लिए या उपयुक्त सभी के लिए? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं इसको। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग आपको दे दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आपको टेलीग्राम चैनल द्वारा पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर
अगले की तरफ चलते हैं। लाइसोसोम है पाचन केंद्र है, श्वसन केंद्र है, मल विसर्जन केंद्र है या ऊर्जा केंद्र है। तो जो लाइसोसोम है यह एक पाचन केंद्र है। यह स्वयं और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो कोशिका में नहीं होते हैं। मतलब पादप कोशिका में पाए जाने वाला वह कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है तो आप इसको पूरा कर लीजिएगा। दिया है हरित लवक, कोशिका भित्ति, कोशिकांग या केंद्रक। तो हरित लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम के बारे में आपको दिया गया है, आप लाइसोसोम के बारे में डिस्क्रिप्शन में आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मास्कुरिस वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? हैजा से, खसरा से, मलेरिया से या कोरोना से? तो यह मलेरिया से संबंधित वैक्सीन है जिसे हाल ही में रूस द्वारा विकसित किया गया है, ब्रिटेन द्वारा सॉरी। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में? तो गुरु घासीदास की बात किया जाए तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तमोर पिंगला भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। इनके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन आपको मैप के द्वारा समझाया गया है। जैसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यह गुरु घासीदास तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। ये चौथा राष्ट्रीय उद्यान था जो हाल ही में चर्चा में रहा। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया प्रमुख लेखक कौन थे? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियारे, एन.एम. दास, लुई फिशर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जो पुस्तक लिखी गई थी, ऑप्शन ए आपका सही होगा, लैरी कॉलिंस और डेमोनिक लेपियारे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो आप इसको देखिए। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। तो यह लिखी गई पुस्तकें हैं उनके द्वारा। तो यह तीनों तो सही हैं, लेकिन जो हिंद स्वराज है यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। जैसे देख लीजिए, इनके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन आपको दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए एक ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, माफी चाहेंगे इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए कि कौन सबसे पहले हुआ। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके प्राप्त करिए। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन या चंद्रशेखर आजाद की शहादत। तो फरवरी में होता है आपका चंद्रशेखर आजाद को फांसी, मार्च में होता है गांधी इरविन समझौता और 31 मार्च को होता है भगत सिंह को फांसी। इसके पश्चात सबसे लास्ट में होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था आपको दे दिया गया है यहाँ पर। चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी को हुई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 31 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है और यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं और हमारे सभी वीडियो को अपडेट्स इस पर दिए जाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता था? टोक्यो ओलंपिक की बात किया जा रहा है। तो दिया है जापान, चाइना, पाकिस्तान या जर्मनी। तो भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किसको 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? वैक्सीन को, कोरोना को, ग्लोबल वार्मिंग को या वैक्स को? तो वैक्स को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने चुना है। इसके पश्चात ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात किया जा रहा है, ठीक। 101, 131, 135 या 142। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 135 रहा। वहीं 101 की बात किया जाए तो भूखमरी सूचकांक में इसका स्थान 135 रहा।
यहीं 142 की बात किया जाए तो प्रेस स्वतंत्रता की बात किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने इंसेप्टेबल बाल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है? रूस, अमेरिका, इजराइल या भारत? तो इंसेप्टेबल बल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का जो हाल ही में परीक्षण किया गया है वो इजराइल द्वारा किया गया है। इसके बाद विभिन्न रैंकिंगों को दिया गया है। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है। वहीं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 5वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 144 है। वहीं ग्लोबल जेंडर गैप में 112 है। इसके पश्चात क्लाइमेट चेंज में इसका 9वां स्थान है। इसी प्रकार अन्य दिए गए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वाणिज्यिक मंत्रालय, CSO की बात कर रहा है, सांख्यिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या आर्थिक सर्वेक्षण कार्यान्वयन मंत्रालय? तो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? घाटा की बात कर रहा है, यदि घाटा वर्ष रहा तो वो किसे प्रदर्शित करेगा? राजस्व प्राप्तियों की कुल राशि से, पूंजीगत प्राप्तियों की कुल राशि से, वह धन राशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, या अनुमानित सरकार के व्यय की कुल राशि से? तो वह धन जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है उसे घाटा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो रेपो रेट की जो निर्धारण है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब प्रारंभ किया गया था? अप्रैल 2015 में, मार्च 2015 में, फरवरी 2015 में या जनवरी 2015 में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत की गई थी वह जनवरी 2015 में शुरुआत की गई थी। चूँकि यह चर्चा का विषय रहा है, हाल ही में हम स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी तो इसमें यह क्वेश्चन को उचित समझा गया है तो यहाँ पर डाल दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? 1.0 की बात किया जा रहा है, बलिया, महोबा, रांची या गोरखपुर? तो 1.0 की जो शुरुआत की गई थी बलिया से की गई थी। वहीं 2.0 की शुरुआत की गई थी महोबा से की गई थी। रांची से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, आयुष्मान भारत योजना की। और यहीं गोरखपुर से तो किसान सम्मान योजना की शुरुआत गोरखपुर से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा या कृष्णा नदी? तो अलमाटी नदी बांध परियोजना है वो कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है और यही परियोजना सिंचाई और विद्युत के उत्पादन में है। वही अलमाटी परियोजना, श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो यह तीनों परियोजनाओं को आप एक नज़र में देख लीजिएगा। इन तीनों में से हमेशा घुमाकर प्रश्न को पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से, 38 नंबर, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1972 में, 1982 में, 86 में, 87 में या 80 में? तो वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1980 में। इसके डिस्क्रिप्शन में देख लिया जाए तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संसद का अधिनियम है। ठीक, आप इसको याद रख सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, हैदराबाद, श्रीहरिकोटा या विशाखापट्टनम? तो इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। चलिए देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसरो का जो इसरो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। वर्नाकुलर एक्ट किसके शासनकाल में आया था? दिया है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड
रिपन या लॉर्ड कर्जन। तो वर्नाकुलर एक्ट जो आया था लॉर्ड लिटन के समय में आया था और यह 1878 में आया था। आपको बखूबी हमने वीडियो में ग्राफिक्स की मदद ली है, तो आप बताइएगा कि कैसा रहा। इस डिस्क्रिप्शन में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? भील जनजाति की बात की जाए तो सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी, 22 अप्रैल, 22 मार्च या 22 मई? पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी प्रकार जल दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो इन दोनों तथ्यों को हाल में याद रखिएगा। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में किसे चुना गया है? थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सीईओ के रूप में लिख लीजिएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है अभिक सरकार। अभिक सरकार को चुना गया है इनके सीईओ के रूप में। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह आपका भील प्रदेश दिखाया गया है, एक मैप में मैंने भील प्रदेश को दिखाया है। चर्चित पुस्तक लाल सलाम किसके द्वारा लिखी गई है? स्मृति ईरानी, शरद कुमार लिम्बाम्बे, शरद पगारिया, इनमें से कोई नहीं। तो लाल सलाम जो पुस्तक लिखी गई है स्मृति ईरानी द्वारा लिखी गई है, वही शरद कुमार लिम्बाम्बे सनातन और पाटलिपुत्र की सामग्री शरद पगारे द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किसने किया था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या उद्योग मंत्री? तो हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत की गई थी वो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई थी, तो आप इसको याद रखिएगा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक 2021-22 के अनुसार भारत में जीडीपी दर कितनी रही? 10%, 9%, 11% या कोई नहीं? तो एडीबीआई के अनुसार यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक के अनुसार जो भारत की रैंकिंग, भारत जो है 10% जीडीपी में कमी आई है, तो इसको दिखाया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल बांध, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध या कोसी बांध? तो भाखड़ा नंगल बांध भारत का सर्वाधिक लंबा बांध है, इस बात को आप याद रखिएगा। बांधों का क्वेश्चन इसमें ज़्यादा डाल दिया गया है। तो अगले स्लाइड में हम सोचेंगे कि आपको कुछ अन्य तथ्यों से रूबरू कराया जाए। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नलकूप, नहरें, कुआं या वर्षा? तो भारत में सिंचाई का प्रमुख जो योगदान है नलकूप का है, उसके बाद कुओं का आता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, जिसके फलस्वरूप यह पुनः किस सन में एकत्रित हुआ? पुनः किस सन में एकत्रित हुआ? 1905 में, 1911 में, 1912 में या 1909 में? तो पुनः या 1911 में फिर से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? दुर्लभ वर्धन, हर्षवर्धन, शंकर बर्मन या जयसिंह को? कश्मीर का नीरो जो है हर्षवर्धन को कहा जाता है। चलिए, अब ये सेशन 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। धन्यवाद आपको वाचिंग के लिए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपको लगता है कि मेहनत किया गया है, वाकई कंटेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और आप बताइए डिस्क्रिप्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।